हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारी क्रिप्टोग्राफी लेक्चर सीरीज़ का एक पार्ट होने वाला है। तो एक बार हम रीकैप करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था, और उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखें हमने लास्ट वाले वीडियो में क्या क्या देखा था। कि कुछ साइफर्स के नेम मैंने आपको बताए थे जो कि सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स पर बेस्ड थे। मतलब इन साइफर्स को बनाने के लिए या फिर जब बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, तो इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का यूज़ किया गया था। ठीक है, और हमने फिर वन टाइम पैड के बारे में देखा था जो कि थ्योरेटिकली सिक्योर है और अनब्रेकेबल है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बता दिया था कि सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है, और ट्रांसपोजिशन के बारे में भी हमने बात की थी। तो ट्रांसपोजिशन टेक्निक के बारे में भी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जिसमें कि हम बताए थे कि ट्रांसपोजिशन में किस तरह से चीज़ें या फिर किस तरह से एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होकर उसको रीअरेंज किया जाता है। क्लियर, कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताया, जैसे रेल फेंस टेक्निक हो गई, रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, मल्टीपल स्टेज ट्रांसपोजिशन भी हो गया, और हमने नोट पॉइंट वगैरह भी देखे थे कि मल्टीपल स्टेज एन्क्रिप्शन और आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है इस चीज़ के सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन की, जैसे कि आपका रोटर मशीन वगैरह हमने देखा था। इंपॉर्टेंट चीज़ हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या देखी थी, जो हमने फिएस्टल साइफर का फिएस्टल साइफर, जो फिएस्टल नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था हमें प्रोडक्ट साइफर का, वो भी हमने देखा था, जिसमें कि मल्टीपल टाइम सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन आपका यूज़ होता है। और ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक लेंथ के लिए आपका पर्टिकुलर ब्लॉक साइफर है, जो कि ब्लॉक साइफर्स के लिए पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया था उसको सिक्योर बनाने के लिए। क्लियर, तो आज का हमारा जो फ्रेंड्स अब वीडियो होने वाला है, उसमें आज हम आपसे बात करेंगे टू मोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि आपके डिफ्यूज़न और कन्फ्यूज़न। डिफ्यूज़न और कन्फ्यूज़न क्रिप्टोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई भी क्रिप्टो एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो ये डिफ्यूज़न और कन्फ्यूज़न की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसको हमें फुलफ़िल करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि डिफ्यूज़न और कन्फ्यूज़न होता क्या है, और इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था। तो ये जो डिफ्यूज़न और कन्फ्यूज़न का कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था क्लाउड शैनॉन ने। ये एक इन्फॉर्मेशन थ्योरी के एक्सपर्ट रह चुके हैं पुराने। अगर आप इन्फॉर्मेशन थ्योरी कभी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे वहाँ पर क्लाउड शैनॉन का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। ठीक है, शैनॉन्स कंसर्न वाज टू थ्वार्ट क्रिप्टो एनालिसिस ऑफ साइफर्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो शैनॉन्स का कंसर्न क्या था कि जो क्रिप्टो एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के बेस में, मतलब जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस को लेकर आपका क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म की जाती थी, उसको थ्वार्ट करना या फिर प्रिवेंट करना। ठीक है, शैनॉन का कंसर्न ये था। तो इन्होंने क्या किया, देखिए दो कॉन्सेप्ट दिए। एक तो क्या था आपका डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न में क्या हुआ, mechanism of diffusion is to make the statistical relationship between the plain text and the ciphertext as complex as possible in order to thwart attempts to deduce the key। अब देखिए क्या होता है डिफ्यूज़न का, आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि प्लेन टेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट, और आपका यहाँ पर हो गया साइफर टेक्स्ट। इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है, उसको जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रखते हैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रखें। ठीक है, तो डिफ्यूज़न का डेफिनेशन क्या हो गया, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है, मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए प्लेन टेक्स्ट है, उससे जो साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और फिर और कोई प्लेन टेक्स्ट है, उससे और कोई साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह की एनालिसिस में जो अगर कोई अटैकर है, वो अगर इसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बनाता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिले, वो कहलाता है आपका डिफ्यूज़न। जहाँ पे हम रिलेशनशिप एंश्योर कहाँ का करते हैं, बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। ठीक है, आपने पढ़ा, आपको मैंने बताया भी था, जो हमारे कुछ क्रिप्टो एनालिसिस में जो अटैक्स किए जाते हैं, उसमें प्लेन टेक्स्ट की कुछ पेयर अगर मिल गए अटैकर को, तो वो उससे देखेगा, मतलब गैस करेगा, या फिर साइफर टेक्स्ट मिल गए, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट दोनों के पेयर मिल गए, कुछ प्लेन टेक्स्ट मिल गए, कुछ साइफर टेक्स्ट मिल गए, तो इस तरह से वो मैप करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं कि इसका पर्टिकुलर कौन सी की होगी जो इनको आपका एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रही है। की डिड्यूस करने के लिए ये आपके प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के पेयर को कैप्चर करेगा, और फिर वहाँ पर ब्रूट फोर्स करके की को डिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या था कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसको एज मच एज कॉम्प्लेक्स बनाना। क्लियर, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन में क्या देखिए, इट्स मैकेनिज्म इज टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैटिस्टिक्स ऑफ द साइफर टेक्स्ट एंड द वैल्यू ऑफ द एनक्रिप्शन की एज कॉम्प्लेक्स एज पॉसिबल, अगेन टू थ्वार्ट अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर द की।
कन्फ्यूज़न में क्या है, कन्फ्यूज़न में आपका साइफर टेक्स्ट और एन्क्रिप्शन की, साइफर टेक्स्ट और एन्क्रिप्शन की के बीच की जो आपका स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना। ठीक है, तो ये आपका कन्फ्यूज़न का कॉन्सेप्ट है। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर देखिए जैसे बिट परम्यूटेशन हो गया विच इज़ यूज्ड फ्रिक्वेंटली विद इन DES, AES इज द मोर एडवांस मिक्स कॉलम ऑपरेशन। क्लियर। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है आपके डिफ्यूज़न और कन्फ्यूज़न के। ठीक है, जो कि आपके यूज़ होते हैं आपका ब्लॉक साइफर्स के अंदर और जिनको दिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था क्लाउड शैनॉन ने। क्लियर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा फिएस्टल एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे एज अ कॉमनली, मतलब लेआउट कैसा बना हुआ है उसके पर्टिकुलर एल्गोरिदम का। ठीक है, क्या होता है तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि फिएस्टल नेटवर्क बहुत यूज़ हुआ है और ब्लॉक साइफर में इसका बेसिक कई बार पूछा जाता है और इसको ही कई बार डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है फिएस्टल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो ये वाला जो आपका वे है ये एनक्रिप्शन के लिए है और ये वाला जो आपका वे है ये आपका डिक्रिप्शन के लिए। तो एनक्रिप्शन में हम कहाँ जाएंगे, टॉप टू डाउन जाएंगे और हमको साइफर टेक्स्ट मिलेगा आउटपुट में, और डिक्रिप्शन प्रोसेस में हम साइफर टेक्स्ट से कहाँ जाएंगे, प्लेन टेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि एक ब्लॉक साइफर है तो आपका जो इनपुट होगा वो मान लीजिए 64 बिट का ब्लॉक साइफर हो सकता है, 128 बिट का ब्लॉक साइफर हो सकता है, 256 का ब्लॉक साइफर हो सकता है, 192 किसी का भी हो सकता है। ठीक है, उसमें जो आपका इनपुट होगा प्लेन टेक्स्ट उसको देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, LE0 और RE0 में। ठीक है, एक आपकी जो की रहेगी बेसिक वाली की, यहाँ पे की शेड्यूल एल्गोरिदम चलता रहता है जो कि एक फंडामेंटल की जो होती है उससे आपके सब कीज़ को, मतलब राउंड 1 के लिए K1 लग रही है, राउंड 2 के लिए K2 लग रही है, तो इन अलग अलग कीज़ बनाने के लिए आपको की शेड्यूल एल्गोरिदम लगा रहता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे, बट आप अब यहाँ पर समझ लीजिए ये यहाँ पर देखिए आपका F फंक्शन है। तो देखिए होगा क्या, LE0 और RE0 आपके दो पार्ट हो गए एक पर्टिकुलर ब्लॉक के। मान लीजिए अगर 64 बिट का साइफर है तो उसके 32 बिट LE0 में जाएंगे और 32 बिट आपके RE0 में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका ये जो RE वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट, देखिए फंक्शन और की के साथ मिलके इनका जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन होके ये कहाँ LE1 बन जाएगा। इतना ऑपरेशन होके आपको देखिए LE1 बन गया। ठीक है, और इससे जो आउटपुट निकलेगा, इससे जो आपका आउटपुट निकलेगा वो LE0 के साथ मिलके XOR होके आपका RE1 बनेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना ध्यान से। देखिए क्या हो रहा है, RE0 क्या हो रहा है, RE0 पहले फंक्शन F फंक्शन जो है आपका उसके साथ और की के साथ मिलकर, मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होके वो आपका जा रहा है इसके LE1 के पास जा रहा है, मतलब अगले राउंड के लिए LE1 बन जाएगा आपका RE0 और K1। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका RE0 है ये फंक्शन से पास होके और LE0 यहाँ से लेगा, इसके साथ ये दोनों XOR होके RE1 बना देंगे और ये फिर ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी। देखिए फिर क्या होगा, ऐसे ही आपका RE1 जब सेकंड राउंड में आएगा तो ऐसे की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से इसको K2 मिल जाएगी जो आपका के बेसिक वाली की से डिराइव होगी, तो K2 मिल गई। K2 में फिर क्या होगा, RE1 आपका देखिए फंक्शन से आया और यहाँ से इन दोनों का कॉमन मिलके नेक्स्ट राउंड के लिए LE2 बन गया, और LE1 जो था हमारे पिछले वाले राउंड का वो ये जो RE1 और फंक्शन के साथ पास हुआ और इसके साथ XOR होके आपका RE2 बना देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, इसलिए इसको आइटरेटिव एल्गोरिथम भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, और जब हम LE15 और RE15 में आ जाएंगे तो RE15 आपका F में और K16 के साथ मिलकर LE16 बना देगा। ठीक है, LE16, और आपका यहाँ पे देखिए LE15 फिर आएगा और ये RE15 और फंक्शन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद दोनों XOR होंगे और आपका RE16 बन जाएगा। क्लियर, और फिर आखिरी में जब LE16 और RE16 मिलेंगे तो आखिरी में इनका स्वैप कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे RE16 को LE17 में कर देंगे और LE16 को RE17 में, तो फिर ये जो हमारा पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा यही हमारा आउटपुट साइफर टेक्स्ट होगा। क्लियर, तो ये देखिए ये जो एग्जाम्पल था ये आपका 16 राउंड फिएस्टल नेटवर्क आपका बना हुआ है। क्या है, 16 राउंड फिएस्टल नेटवर्क, 16 राउंड का ब्लॉक साइफर है उसका पूरा फिएस्टल नेटवर्क यहाँ पर बना हुआ है। देखिए XOR ऑपरेटर के बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो XOR का आपका एक बूलियन अलजेब्रा है। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल देखिए यहाँ पर बनी हुई है, दो इनपुट लेगा A और B, मान लीजिए A की वैल्यू 0 B की वैल्यू 0 है, तो अगर A और B में हम XOR ऑपरेटर
पर ऑपरेट करवाएंगे तो हमको 0 0 में 0 मिलेगा, 0 1 में 1 मिलेगा, और 1 0 में 1 मिलेगा, और 1 1 में 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि दोनों सेम होंगे तो वैल्यू 0 होगी, और आपका दोनों अलग अलग होंगे तो आपका वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो एक्स और की ट्रुथ टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका वैसे ही आपका डिक्रिप्शन है, तो डिक्रिप्शन में क्या होगा, यहाँ से उठाएगा चीज़ें और ये फिर इसको वापस ही रिवर्सिबल करना चालू कर देगा। जैसे जो हमारा LD0 था और RD0 था, तो LD0 को क्या करेगा, RE16 असाइन करेगा, फिर RD0 को LE16 असाइन करेगा। तो ये देखिए फिर स्वैपिंग चालू हो जाएगी, और LD वापस फंक्शन के साथ होकर और की 16 के साथ मिलकर आपका XOR होकर RD1 बनाएगा, और ये आपका LD1 बनाएगा। और फिर उसी तरह से ये ऊपर प्रोसीड करता रहेगा, RD1 फिर LD2 बनेगा, और फिर आपका LD1 जो है वो आपका RD2 बन जाएगा। इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहेगी और डेटा आपका डिक्रिप्ट होगा। और आखिरी में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आउटपुट प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा जो कि आपका यहाँ पर इनपुट गया था। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका फिएस्टल नेटवर्क का, जो कि एक आइट्रेटिव स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है, और आपका बिट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसका देखिए जो एफ फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, और इसका की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये किस तरह से इस की को डिराइव करता है और एफ फंक्शन किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो हमने देखिए इसका बेसिक तो देख लिया है कि जो भी ब्लॉक होगा उसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में, और फिर एक को प्रोसेस करेगा, एक में एल्गोरिदम लगा के, फिर अगले राउंड में क्या होगा, RE0 जो था वो LE1 बन जाएगा, और जो LE0 था वो RE1 बन जाएगा। इस तरह से प्रोसेस होते 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 आपका साइफरटेक्स्ट प्रोड्यूस होगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जो था वो हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने आपसे फिएस्टल नेटवर्क और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। तो ज़रा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साइफर डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको काम देगा आगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक हमारा प्रोबेबली यही होगा जो हमारा एफ फंक्शन है और की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो मिलते हैं आपसे हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।